हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि कॉर्पोरेट विल क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है और किन किन सिचुएशन में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को जो है फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर हमें जो है दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जो हम आज स्टडी करेंगे अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट विल होता क्या है। जो कंपनी के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, दे आर शील्डेड, मतलब वो प्रोटेक्टेड है, वो एक पर्दे से प्रोटेक्टेड है। मान लो कि ये हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये, और इस साइड मान लो हमारी कंपनी है। इन दोनों के बीच में एक पर्दा है, दोनों की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी को हम क्या मानते हैं, ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। कि अगर कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके लिए कंपनी लायबल होगी, बट क्या ये हर सिचुएशन में ये ही चीज़ को हम फॉलो करेंगे? नहीं। होता क्या है कि कंपनी जो है खुद काम नहीं कर सकती, खुद जो है बोल नहीं सकती, तो उसके बिहाफ पे कौन काम करते हैं, उसके बिहाफ पे कौन डिसीजन लेते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मेंबर्स, राइट। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, विल ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, कि दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी जो है खुद बोल नहीं सकती, खुद डिसीजन नहीं ले सकती, इसलिए इसके बिहाफ पे जो है किसको, कौन काम करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं और मेंबर्स करते हैं। और अगर कोई भी काम किया जाता है तो वो उस चीज़ के लिए कंपनी लायबल होगी, क्योंकि दोनों की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सो ये इतना तो था हमारा किसका पोर्शन था, ये विल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। अब सेकंड हमारी बात आती है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, राइट। सो इन दोनों के बीच में जो है ये जो पर्दा है। अब मुझे एक बात बताओ कि नाम तो किसका आ रहा है, कंपनी का आ रहा है, बट इसके पीछे जो काम कर रहा है, जो एक्चुअल में जो है सारा काम देख रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, जो सारी चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा है, वो तो कोई और है। जब भी कुछ कंपनी में गलत होगा, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं पे कोई फ्रॉड होता है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे ये जानने की रिक्वायरमेंट है कि भाई ये किसने किया है, उस टाइम पे जो है ये पर्दा उठाना पड़ेगा, राइट, जो कंपनी और जो इसके मेंबर्स के बीच में लगाया हुआ है कॉर्पोरेट विल के अंदर। देन इसीलिए जो है इसके आगे क्या लिखा लगा दिया हमने, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल, कि इस पर्दे को उठाना पड़ेगा कि इसके पीछे एक्चुअली में किसका हाथ है, किसने इसको जो है काम को किया है, किसकी वजह से ये चीज़ गलत हुई है। सो उस सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल, कि जो पर्दा है वो हमने जो है उठा दिया, हटा दिया बोल सकते हो आप, राइट। सो बात आती है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जिसमें इस पर्दे को हटाया जाता है। ये पर्दा हो गया, ये हमारी कंपनी होगी और ये मेंबर्स, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स हो गए, राइट। सो इसके अंदर हमारी दो ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जो है इस पर्दे को हटाया जाता है, दैट इज अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ एक्सेप्शंस भी बोलते हैं। सो अगर नाम जुडिशियल प्रोविजंस की जगह पे आपको जो है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन लिखा जाए या फिर अंडर कॉमन लॉ एक्सेप्शन लिखा जाए, तो उसके अंदर भी आपने यही पॉइंट लिखने हैं, उसमें आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है। सो इसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, यानी बिजनेस किसी फ्रॉड के पर्पज से बनाया जाता है। अगर हम इम्प्रॉपर वे में उसको कंडक्ट करते हैं, हमारा पर्पस ही उसके लिए गलत है, कि हम किसी गलत पर्पस के लिए जो है अपनी कंपनी बना रहे हैं, राइट, देन द कोर्ट विल लिफ्ट द विल, मतलब फिर जो है कोर्ट पर्दा हटा सकती है, देख सकती है कि कंपनी जो है इसके अंदर जो भी ये फ्रॉड हो रहे हैं इसके पीछे कौन है, ठीक है। तो कंपनी उस केस में जो है पकड़ी जाएगी कि जिसने भी जो ये इलीगल काम किया है, जिसने भी ये इम्प्रॉपर पर्पस के लिए जो है बिजनेस कंडक्ट किया है, तो इसके पीछे किसका हाथ है, ये चीज़ जो है फिर देखी जाएगी। फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि डायरेक्टर की आइडेंटिटी अलग है, कंपनी की अलग है, तो कंपनी गलत है, तो फिर कंपनी को थोड़ी ना सजा मिल सकती है, कंपनी पे थोड़ी ना फाइन लगा सकते हैं। पे तो कौन करेंगे, वही करेंगे ना जिसने ये काम गलत किया है। देन हमारा सेकंड पॉइंट आता है फॉर बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू,
मतलब कि कंपनी ने जो है, मान लो किसी पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है बट वो टैक्स से बचना चाहता है कि उसको जीएसटी ना पे करना पड़े, उसको इनकम टैक्स ना पे करना पड़े, इसलिए जो है वो अपनी इनकम को हाइड करना चाहता है कि वो जो है टैक्स से बच सके। और वो क्या करता है कि अपने ही नाम से या फिर अपने फैमिली के किसी मेंबर के नाम से 4-5 कंपनियां बना देता है, फिर उन्हीं में जो है वो जो है बैंक में से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है क्रेडिटर्स के नाम से, एंड देन वहाँ से जो है वो उसी से जो है एज ए डिविडेंड जो अपना पैसा फिर वापस ले लेता है। यानी ये तो एक जस्ट एक एग्जांपल था, इसके ऊपर एक प्रॉपर केस है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इस तरह से मतलब आप कोई भी ऐसी चीज़ करने की कोशिश करते हो जिससे जो है आप टैक्स से बच सको, तो उस केस में भी जो है वो बंदा पकड़ा जाएगा, जो है देखा जाएगा कि भाई ये कंपनी क्यों बनाई गई है, ठीक है। तो उस पर ट्रिब्यूनल देख सकता है कि भाई ये जो कंपनी है ये क्यों बनाई गई है, इसका पर्पस क्या है और इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, क्यों ये कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे ये टैक्स से बचने के लिए जो इसने ये कंपनी बनाई हो, इसके पीछे इसका पर्पस क्या है, राइट। अगर कुछ और गलत पर्पस निकलता है लाइक टैक्स को जो है वो अवॉइड करने के लिए ये सब करा, तो फिर वो मेंबर लायबल होंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी तो वही होंगे जो जिसने जो है ये कंपनी बनाई है किसी गलत पर्पस के लिए, टैक्स से बचने के लिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है एनिमी कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से, जो आपको समझना चाहिए। अब देखो, जब भी हमें जो है कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करना हो तो हमें उस कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं बंदे, डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके कैरेक्टर को डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट। सो कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब देखो हम ये चीज़ किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो वो कंपनी है वो जो है हमारी फ्रेंड है या फिर एनिमी है। सो मान लो ये हमारी कंपनी है, तो इसमें हम दो केसेस है हमारे। फर्स्ट हमारा आता है पर्सन्स इन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स आर रेजिडेंट इन एनी एनिमी कंट्री। कि मान लो हमारी कंट्री है इंडिया, है ना, वैसे है भी इंडिया ही, और एक कंट्री है जो बी कंट्री है, अब हम किसी कंट्री का यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, वो जो है एनिमी है हमारी कंट्री का, राइट। सो ऐसा पर्सन जो हमारी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है और वो रेजिडेंट है किसी और कंट्री का, ठीक है। एक तो केस हमारा ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, रेजिडेंट आर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एनिमीज। या फिर मान लो कि वो रेजिडेंट जो पर्सन उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है वो है तो हमारी कंट्री का, बट उसको जो डायरेक्शन दे रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो हमारी कंट्री का नहीं है, वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट है, ठीक है। तो ये दो केस आपने लेके चलने हैं। एक तो मान लो कि एक कंपनी है जिसको जो है देख तो कौन रहा है, हमारी कंट्री के बंदे देख रहे हैं, हमारी जो है रेजिडेंट पर्सन देख रहा है, बट वो किसके कंट्रोल में है, किसके उसका जो दिमाग है वो कौन चला रहा है, वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट चला रहा है जो कि हमारा एनिमी है। दूसरा आप मान सकते हो कि पर्सन इन इफेक्टिव की कंट्रोल तो हमारी जो है रेजिडेंट है जो इंडिया का वही बंदा कर रहा है, बट वो किसी और कंट्री में कर रहा है जो कि हमारी एनिमी है। तो ये दो केस आपने यहाँ पे लेके चलने हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया, थर्ड केस में आएगा कि अगर हमने कंट्री का जो है कैरेक्टर को जो है हमने देखना है, तो फिर उसके लिए हमें जो है उसके डायरेक्टर जो उसको चला रहे हैं उसको हम देखेंगे कि वो हमारा जो है हमारी कंट्री का एनिमी है या फिर फ्रेंड है, राइट। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। कि कंपनी अगर कोई भी जो लीगली रिक्वायरमेंट है जो हर कंपनी को फॉलो करनी ज़रूरी है, अगर कंपनी उनको अवॉइड कर रही है, उनको फॉलो नहीं कर रही, कोई रूल रेगुलेशन को तोड़ रही है, तो उसके केस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है कि भाई, या फिर ट्रिब्यूनल भी जो है उस चीज़ को देख सकता है कि भाई ये कंपनी जो है ये लीगली काम नहीं कर रही है, ये इस चीज़ को जो है फॉलो नहीं कर रही जो इसको करना चाहिए, तो उस कंपनी पे जो है एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। इसके अंदर हम जो है टोटल 8 पॉइंट पढ़ने वाले हैं।
सो इसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट्स, यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिमिट डिफाइन की गई है कि जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें जो है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, और प्राइवेट के केस में 2 होने चाहिए, राइट। इससे कम मेंबर्स जो है नहीं होने चाहिए। बट अगर ऐसा होता है और कंपनी जो है ऐसे ही लगातार चलती रहती है मोर देन 6 मंथ्स, तो उस चीज़ के लिए जो है कंपनी लाइबल होगी। मतलब कि जो मेंबर उसमें काम कर रहे हैं, हर वो बंदा इंडिविजुअल जो है मेंबर जो है लाइबल होगा कि भाई उनको इस चीज़ का पता भी है, इस फैक्ट का पता भी है, और उसके बाद भी जो है वो अपना बिजनेस ऐसे चला रहे हैं। अपनी जो उनकी जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उनकी फुलफिल नहीं हो रही, और उसके बाद भी वो 6 मंथ से ज़्यादा हो गए अपना बिजनेस वो चला रहे हैं, तो वो लाइबल होंगे फॉर द टोटल डेट्स ऑफ द कंपनी, कि वो उनको पे करने ही पड़ेंगे, चाहे बेशक उनकी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी हो, राइट। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी होती क्या है? जब एक कंपनी का 50% से ज़्यादा कंट्रोल किसी और कंपनी के हाथ में हो, ठीक है, उसका सारा मैनेजमेंट, उसका सारा कंट्रोल, उसके 51% से ज़्यादा शेयर, 51 और 51% से ज़्यादा शेयर अगर कोई और कंपनी होल्ड कर लेती है, तो जो होल्ड कर लेती है दैट इज़ होल्डिंग कंपनी, और जिसके जो है होल्ड किया जाता है दैट इज़ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। सो अगर सब्सिडरी कंपनी ही कुछ गलत करती है, सब्सिडरी कंपनी जो है वो खुद फिर लाइबल होगी। वो जो है होल्डिंग कंपनी के बारे में नहीं बोल सकती कि हमारी होल्डिंग कंपनी वो है तो वो लाइबल होगी, तो उस केस में होल्डिंग कंपनी लाइबल नहीं होगी। जो एक्शन होल्डिंग कंपनी ले रही है उस चीज़ के लिए लाइबल होगी होल्डिंग कंपनी, और जो एक्शन जो है सब्सिडरी कंपनी ले रही है तो उसके लिए जो है सब्सिडरी कंपनी ही लाइबल होगी। और हर होल्डिंग कंपनी को जो है अपनी बैलेंस शीट के साथ जो है 4 चीज़ें होती है जो अटैच करनी होती है। नंबर 1 इज़ ए कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द सब्सिडरी, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी लगानी चाहिए, और थर्ड हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है वो उसकी कॉपी भी जो है बैलेंस शीट के साथ अटैच होनी चाहिए, एंड फोर्थ इज जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है उसकी कॉपी भी जो है होल्डिंग कंपनी को अपनी बैलेंस शीट के साथ लगानी पड़ेगी। देन है हमारा फोर्थ पॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मान लो जो हमारा मैनेजमेंट है कंपनी का वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि देखो जो हमारी कंपनी के मेंबर्स होते हैं ना वो हमारा जो डे टू डे रूटीन का बिजनेस होता है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते। जैसे हमारे शेयर होल्डर कोई कहीं से है कोई कहीं से है, तो वो जो है उसमें जो है इंटरफेयर नहीं करते, जबकि वो डायरेक्टर को चुनते हैं और वो डायरेक्टर सारा काम देखता है और हर चीज़ के लिए फिर वही लाइबल होगा, क्योंकि उन्होंने उसको चुना ही इसलिए है कि वो सारी चीज़ों को देखे, राइट। सो अगर उनको लगता है कहीं कोई भी गड़बड़ी लगती है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते, उनको लगता है भाई कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड हुआ है, या फिर जो पॉलिसीज़ बनाई गई है वो किसी को हर्ट के लिए, किसी को जो है किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए बनाई गई है, राइट। तो इस तरह का अगर उनको कुछ भी लगता है तो वो जो कंपनी के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जितने भी अफेयर्स हैं, उनको वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये उनके पास राइट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, यानी जब कंपनी बंद होती है, तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जो कि सारी चीज़ें देखता है कंपनी को, मतलब किस तरह से कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, किसको कितना पे होना है, किसको पहले पे करना है। तो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है जो सारी चीज़ें देखता है। और अगर उस लिक्विडेटर को लगता है कि कंपनी ने किसी भी, चाहे क्रेडिटर या फिर किसी अदर पर्सन के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड करने की कोशिश की गई है, या फ्रॉड करने के पर्पज से बिजनेस किया गया है, या किसी भी तरह की कोई भी अगर उसको दिक्कत लगती है, तो वो एप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल को, और फिर जो है वो सारा जो काम लीगली किया जाएगा उसको जो है कंपनी को देखा जाएगा कि भाई कौन कौन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसने क्या क्या फ्रॉड किया, किसने कौन सी एक्टिविटीज़ की, जिसने जो किया फिर वो पर्सनली लाइबल होगा फॉर द डेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कंपनीज नेम। अब देखो जो कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक हम बात करें प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडिस है, तो एवरी कंपनी शैल हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन दिस,
कि कंपनी का नाम इन पे प्रिंटेड होना चाहिए, इन कंपनी का नाम अच्छे से लिखा होना चाहिए, कोई भी इसमें जो है उन्होंने गलती नहीं की होनी चाहिए। अगर वो गलती करते हैं, अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो उस केस में उन पे जो है पेनल्टी लगेगी 1000 रुपये पर डे टिल द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस, की तब तक डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा तब तक उनको 1000 रुपये पर डे पे करने पड़ेंगे, जो भी इस चीज़ के लिए लाइबल होगा। एंड जो ये अमाउंट है ये जो है 1 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करेगी, बट नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख अंडर सेक्शन 12। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेटिंग कंपनीज ओनरशिप। तो ये क्या कहते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट may appoint one or more inspectors to investigate who are the person who actually control, कि भाई जो भी बिजनेस एक्चुअल में कंट्रोल कर रहा है वो क्या पर्सन है, क्या किस तरह की वो पॉलिसी बना रहा है। ठीक है, तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, वन और मोर, एक या फिर एक से ज़्यादा को, जो कंपनी को इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नॉन रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब देखो होता क्या है, इसको आप जो है एक पॉइंट और इसको मतलब एक दूसरे पॉइंट नाम से भी इसको लिख सकते हैं, फेलियर ऑफ रिफंड एप्लीकेशन मनी अंडर सेक्शन 39, कि कंपनी तब शेयर इशू करती है तो ये एक तरह से ज़रूरी है कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए शेयर्स की। अब बात आती है कि वो 90% जो है आपकी सब्सक्रिप्शन कितने दिन में जो है फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो विद इन 30 डेज ऑफ द इशू प्रोस्पेक्टस, की आपने जब प्रोस्पेक्टस को इशू किया 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो होनी चाहिए, राइट, 30 दिन के अंदर अंदर, या फिर सच अदर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी। एप्लीकेशन अमाउंट मस्ट बी रिफंडेड विद इन 15 डेज। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपकी 90% जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आपकी कंप्लीट नहीं होती तो आपको जो एप्लीकेशन अमाउंट आपने ली है वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको वापस करनी पड़ेगी। Application amount must be refunded within 15 days from the closure of issue, and if such money is not refunded then the directors जो भी officers होंगे वो इस चीज़ के लिए liable होंगे to repay with interest of 15%। 15% इंटरेस्ट के साथ आपको रिपे करनी पड़ेगी और इस पे आपका जो है फाइन भी लगेगा 1000 पर डे टिल द, जब तक ये जो है आपका डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस चलता रहेगा। और वही बात यहाँ पे आ जाती है कि 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट एक्सीड नहीं करेगी। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, कि देखो जब कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी के पास ये राइट था, पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि वो आए, उनके शेयर्स, उनके डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करे, इनवाइट करती है, और वो उस प्रोस्पेक्टस में कुछ ऐसा गलत लिख देती है जो एक्चुअल में कुछ और, बट वो उन्होंने जो है किसी को किसी भी तरह से डैमेज करने के लिए या फिर अपने प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ गलत वहाँ पे शो किया है, कुछ जो है मिस स्टेटमेंट इन्होंने दे दी है। इफ़ एनी पर्सन सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज, अगर इस वजह से, इनकी इस मिस स्टेटमेंट की वजह से कोई भी पर्सन जो है किसी को भी लॉस होते हैं या फिर किसी भी तरह का किसी को भी डैमेज होता है, तो उस केस में हर वो डायरेक्टर, प्रमोटर या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो इन्वॉल्व होगा इस चीज़ में, प्रोस्पेक्टस को इशू करने में, तो वो पर्सनली लाइबल भी होगा। पनिशमेंट यहाँ पे क्या होगी, या तो आपको 10 मंथ से लेकर 10 साल तक की जो है जेल हो सकती है, 10 महीने से लेकर 10 साल के बीच में। ठीक है, वो जितना बड़ा फ्रॉड किया होगा, जितनी बड़ी मिस स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग तय किया जाएगा। और फाइन इसके अंदर अमाउंट, या तो जितने भी अमाउंट का दूसरे बंदे को लॉस हुआ है उतनी अमाउंट, या फिर इस जितनी अमाउंट इन्वॉल्व है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके। ठीक है, वो भी उसी चीज़ पे डिपेंड करेगी कि भाई कितना बड़ा उन्होंने कितना बड़ा यहाँ पे झूठ बोला है। ठीक है, तो ये थे इसके जो हमने पढ़े स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जो हमने आज टॉपिक पढ़ा। इससे रिलेटेड 3-4 केसेस हैं जो हम आने वाले टाइम में कवर करेंगे इसी चैनल पे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।